हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म बोले तो सांस अंदर कैसे जाती है और बाहर कैसे आती है, इसमें हमारे छाती का क्या रोल है। छाती का बॉक्स जो है उसके अंदर हवा नहीं जाती, हवा जाती है हमारे लंग्स में। छाती का जो बॉक्स है वो एयर टाइट बॉक्स है जिसको हम थोरैक्स बोलते हैं। जो पीछे से हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसके 12 वर्टिब्रीज, आगे से स्टर्नम और साइड से 24 रिब्स, मतलब 12 इधर से 12 इधर से। सो रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, इससे वो बॉक्स बना है। वो बॉक्स पूरी तरह से एयर टाइट है, छाती पूरी तरह से एयर टाइट है, चेस्ट इज एयर टाइट, उसमें हवा ना आती ना जाती। अब बोलेंगे सर इतनी सांस लेते दिन भर, आप बोल रहे कि हवा नहीं आती नहीं जाती। अरे भैया, आप जो सांस ले रहे हो लंग्स में, फेफड़ा, लंग्स, फुफ्फुस, वो उसमें जा रहा सांस, और सांस उससे बाहर आ रहा। ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर एक फिजिकल प्रोसेस है। डेफिनेटली इस प्रोसेस को ब्रेन ऑपरेट करता है, उसके अगले रीडिंग में हम देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखेंगे हाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हाउ इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसी है, हाउ इज द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। दोस्तों कैसे चलता है ब्रीदिंग, हाउ द ब्रीदिंग इज कंटिन्यू। इसके लिए आपको यह समझना है कि हवा का टेंडेंसी क्या है। देखो भैया, हवा जो है वो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहती है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये बात कंपल्सरी याद रखेंगे, ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ। तो अगर सांस अंदर जा रही, इसका मतलब है कि बाहर दबाव एटमॉस्फेरिक एयर का ज़्यादा है और लंग्स में हवा का दबाव कम है। और अगर बाहर जा रही तो ये समझ लेना कि लंग्स में दबाव ज़्यादा है और बाहर हवा का दबाव तुरंत बाहर, तुरंत पूरी पृथ्वी का दबाव नहीं पकड़ना है हमारे मुंह के सामने, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे तुरंत एक हाफ मीटर के दायरे में जो हवा का दबाव है वो हमारे लंग्स के हिसाब से कम पड़ा, इसलिए हवा बाहर गई ज़्यादा दबाव से कम दबाव। लेकिन ये होता कैसे है, हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इस ऐसी दो प्रोसेस को देखेंगे। इंस्पायरेशन इसका मतलब होता है सांस अंदर लेना, इंस्पायरेशन। इसको और में बोलेंगे इन ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग, या फिर इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इट इज इनहेलेशन, इनहेलेशन कैसे होता है, पहले इसके कुछ स्टेप्स देखेंगे। ड्यूरिंग इनहेलेशन देयर इज, पहली स्टेप, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। आप मैं कुछ बातें बता दूं, ये जो हमारे छाती है, चेस्ट है, उसमें जो पसलियां हैं उसके बीच में मसल्स हैं, दे आर द इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल भी दो प्रकार के, बाहर के एक अंदर के, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। छाती के जो पसलियां, रिब्स, फसलियां, उसके बीच में जो गैप है उस गैप में मसल्स है, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। दूसरी बात, हमारा जो चेस्ट है उसके जो लोअर साइड है, मतलब पेट का हिस्सा और छाती का हिस्सा, इन दो हिस्सों को अलग किया है। एक्चुअली देयर इज डायफ्राम। क्या है वो? डायफ्राम है दोस्तों, ये वाला डायफ्राम। ये डायफ्राम भी हमारे सांस लेने और छोड़ने में बहुत बड़ा योगदान करता है। और ये है दोस्तों रिब्स, दीज आर द रिब्स, ये रिब्स है। रिब्स के बीच में जो गैप है वहां होता है इंटरकोस्टल मसल्स। तो सांस लेने और छोड़ने में कौन से पार्ट्स एंगेज है? इंटरकोस्टल मसल्स नंबर 1, डायफ्राम नंबर 2, डायफ्राम नंबर 2, डायफ्राम। और यहाँ स्टर्नम होता है दोस्तों। स्टर्नम मतलब चेस्ट प्लेट, ये बीचों बीच जो प्लेट है ना उसका नाम स्टर्नम है। तो ये स्टर्नम, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, इन बिटवीन द रिब्स, और डायफ्राम। इसके अलावा हमारे पेट के जो मसल है वो भी सांस लेना और छोड़ने में हमें वॉलंटरीली मदद कर सकते हैं। कभी कभी जोर से हम सांस लेते, कपालभाति जो होता है योगा में, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पेट है बहुत ज़्यादा अंदर और बाहर करते रहता है। मतलब हम पेट की मदद से भी सांस जोर से बाहर डालना या अंदर लेना, ऐसा काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं। सांस लेने और छोड़ने में कौन से पार्ट्स, चेस्ट के कौन से पार्ट्स हिस्से ले रहे पता है? इंटरकोस्टल मसल मतलब पसलियां, फसळ्या, रिब्स, रिब्सच्या मधले मसल नंबर 1,
इंटरकोस्टल मसल, वो इंटरकोस्टल मसल है। नंबर 2 डायफ्राम, छाती और पेट के बीच का पर्दा। और नंबर 3 स्टर्नम, स्टर्नम ये चेस्ट प्लेट, यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है, इट इज चेस्ट प्लेट। तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन के समय मैं बोल रहा क्या क्या होता है, क्या होना पड़ेगा मैं थोड़ा अंदाज बताता। मान लो हमारी छाती का पिंजरा है और अंदर हमारा लंग्स है। मान लो कि वो गुब्बारा है, एक्चुअली गुब्बारा छाती के अंदर जो है वो एक गुब्बारा नहीं है, लंग्स एक फुग्गा नहीं है, करोड़ों फुग्गों का कलेक्शन है, करोड़ों बलून्स का कलेक्शन है। लेकिन मैं एक टेंटेटिव बोल रहा, ऐसा है तो हम ऐसा समझते कि पहले लंग्स में हवा भरती फिर छाती ऊपर आती, या फिर पहले लंग्स से हवा जाती बाद में छाती नीचे जाती। गलत, ये चूका है, ये रॉन्ग है। बल्कि पहले जो है वो छाती बड़ी होती और बाद में लंग्स फूलते, इसको सांस बोलते हैं, लेना अंदर। सांस छोड़ते समय इसका उल्टा होता है, पहले छाती का पूरा बोझा लंग्स पे पड़ता और फिर प्रेशर बनने से बाहर जाता। ये बात मैं आपको साइंटिफिकली बताता किस तरह से कार्यक्रम होता है। सांस लेते समय क्या होता, पहले बोलता छाती बड़ी होती, कैसे बड़ी होती? इन द इंस्पायरेशन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता। पहली चीज, इससे छाती चौड़ी होती, बड़ा होता, छाती ये बड़ी होती है। छाती बड़ी हो गई तो लंग्स जो है उसके अंदर का हवा का दबाव कम होने में मदद होती है। मान लो ये छाती है तो ये अगर ऐसी हो गई तो इसके अंदर एक गुब्बारा है तो उसके ऊपर का प्रेशर तो कम हो गया ना, रिलीज हो गया, दबाव कम हो गया। छाती ऐसे हो गई तो दबाव कम हो गया, ज़्यादा दबाव से कम दबाव, यहाँ कम हो गया मतलब हवा में ज़्यादा दबाव तो बाहर की सांस अंदर आती है। कैसे होता कार्यक्रम देखो, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। नंबर 1 पहली चीज सांस लेते समय। दूसरी चीज ये जो डायफ्राम है इसके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायफ्राम बिकम जनरली फ्लैट। अगर ये डायफ्राम अब ऐसा होता है, मान लो ऐसा हुआ तो इतनी रूम पैदा होगी। ये रिब्स पहले यहाँ है, मान लो ये रिब्स यहाँ तक गए, ये रिब्स पसलियां यहाँ तक गई तो सीधा मतलब क्या हुआ कि ये रूम पैदा हो गई, ये स्पेस पैदा हो गया, यहाँ ये स्पेस पैदा हो गया ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायफ्राम becomes फ्लैट और लेस डोम, उसका डोम कम होता है। जो डायफ्राम ऐसा था दोस्तों वो अगर ऐसा होता है इसका मतलब ये इतनी स्पेस को पैदा कर रहा। डायफ्राम सांस लेते समय ऐसे नहीं रहता बल्कि ऐसे हो जाता है। अगर ऐसा डायफ्राम हुआ इसका मतलब उसने रूम पैदा करी एंड देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम जो है वो ऊपर उठता है। अगर ये स्टर्नम जो है वो ऊपर उठता है, ये स्टर्नम ऐसे ऊपर उठता, देखो सांस लेते समय क्या क्या हो रहा। नंबर 1 स्टर्नम ऊपर उठ रहा। नंबर 2 इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से छाती बड़ी हो रही। नंबर 3 जो डायफ्राम है वो नीचे सरक रहा, छाती और पेट के बीच का पर्दा नीचे सरक रहा, ये नीचे, ये साइड को, स्टर्नम ऊपर, पूरी छाती में रूम पैदा हुआ, एक चैम्बर पैदा हुआ और अब लंग्स के ऊपर का दबाव कम हुआ। लंग्स, फेफड़े, फुफ्फुस, उसके ऊपर का दबाव कम हो जाता है इनके ऊपर का, तो इसमें जो प्रेशर है, दबाव कम मतलब प्रेशर लेस, यहाँ पे लेस प्रेशर पैदा होता है और लेस प्रेशर अगर अंदर है तो मोर प्रेशर कहाँ है, हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे फेफड़ों के बाहर दबाव ज्यादा है तो ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ हवा रश होती है। दिस एयर गेट इनसाइड, ये मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन, सांस लिया। अब सांस छोड़ते समय इसका उल्टा कार्यक्रम करना, बोली तो कैसा करना मैं बता रहा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को करना रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये कार्यक्रम ओके जो है ना डॉर्सो वेंट्रली होता है।
डॉर्सोवेंट्रली, पीछे से आगे की तरफ. देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. जैसे ही रिलैक्स हो गए मसल, जैसे मसल रिलैक्स हो गए, जैसे मसल रिलैक्स हो गए, जैसे मसल रिलैक्स हो गए, ये जो रिब्स का बोझा है, पूरे छाती का बोझा है, वो पड़ता, गिरता, कोलैप्स होता लंग्स पे. देखो यहाँ थे पहले रिब्स पहले यहाँ थे, अब यहाँ आ गए. नंबर 2, जो ये डायफ्राम है उसका भी रिलैक्सेशन होता. जैसे ये पर्दा रिलैक्स होता है छाती और पेट के बीच का, ये होता है ऐसा डोम, मतलब और रूम कम हो गया. देखो ये रूम कम हो गया, ये रूम कम हो गया, और जो स्टर्नम ऊपर उठा था वो गिरता नीचे. इसका मतलब वो भी ऊपर से दबा रहा लंग्स को, अपवर्ड नहीं बल्कि डाउनवर्ड मूवमेंट. देयर इज द डाउनवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, डायफ्राम नीचे, रिब साइड को, स्टर्नम ऊपर. पूरा चांस दिया लंग्स को फूलने के लिए. हवा अंदर कम, बाहर ज्यादा, ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ हवा बाहर से अंदर घुसती है. दैट इज इंस्पायरेशन. वही कार्यक्रम आप सांस छोड़ते समय एक्सपायरेशन के समय उल्टा करो. कैसा कैसा कर रहे, एक बार बोलो. हाँ, कि देयर इज relaxation of intercostal muscles so that the ribs come close to the lungs and have a pressure on the lungs. नंबर 2, lungs पे दबाव बढ़ रहा है, अभी सांस छोड़ना है हमको. नंबर 2, there is downward movement of sternum. नंबर 3, diaphragm become dome shaped. डायफ्राम जो डोम शेप्ड बनता है, जैसे डायफ्राम डोम शेप्ड बनता है, ये पूरा प्रेशर पड़ता लंग्स पे एंड दबाव अंदर जो है वो बढ़ता है. मोर प्रेशर. यहाँ दबाव ज्यादा, मतलब बाहर दबाव कम, और ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ हवा बाहर निकलती है. दोस्तों ये एक्सपायरेशन. नॉर्मली अगर हम करते हैं इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो जनरली 1 मिनट में 12 से लेकर के 16 बार हम ब्रीथ करते हैं. जैसे कि मैं बोल रहा हूं 1, अब ये फोर्सफुली हो रहा है. 2, ऐसे 16 बार होता है. अब कुछ लोग बोलेंगे हम 60 सेकंड में 60 बार कर सकते. बिल्कुल कर सकते. इसी को कपालभाति बोलते हैं. ये कपालभाति 60 से भी ज्यादा बार कर सकते आप. 120 बार करेगा कोई, ये कपालभाति. मैं नॉर्मली बात कर रहा. अगर हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो 1 मिनट में 12 से लेकर के 16, और नियम में बोलता है कि जितना ब्रीथ कम उतना लाइफ ज्यादा. 1 मिनट में जितनी ब्रीथ आप कम से कम लेंगे, बोले तो लंबी ब्रीथ लेंगे, तो आपका लाइफ भी लंबा होगा. ओके, सो दोस्तों, दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. थैंक यू वेरी मच.